सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो बेटा देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा बेसिक अपना केमिस्ट्री को सारा इसमें बेसिक नॉलेज है। और इसकी जो शुरुआती आप ये 4 to 5 पेजेस अपन लेंगे ना, जैसे हिस्ट्री गिवन है अपन को, देखो मैं शुरू से आपको एक बार बताती हूँ, फिर पढ़ेंगे एक बार इसका जनरली देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें गिवन है ना। देखो पहले अपन इनिशियली अगर इसको देखेंगे तो इसमें गिवन है ये इसका हिस्ट्री डेवलपमेंट की, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, केमिस्ट्री का नेम केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र ऐसे करके कैसे गिवन दिया गया, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये जो नंबर नेम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसके बारे में गिवन है। और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री गिवन है कि जो केमिस्ट्री में कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने कई जगह पर यूज होते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं, एज अ ड्रग यानी कि मेडिसिन में यूज होते हैं, लाइक कैंसर में एसिड, एसिड बोल रही हूँ, एड्स में, और इसमें बहुत सारे हैं जैसे कि ये अपना सिस्प्लेटिन है। सिस्प्लेटिन अपने किस में, कैंसर के डिजीज है उसको क्योर करने में यूज होता है। और ये एड्स के लिए दिया हुआ है एज AZT यानी एजिडोथाइमिडीन, ये वाला है। तो ये मतलब चीजें तो अच्छी है, ये इसको भी अपन ऑब्वियसली करेंगे, इसे ही अपना टॉपिक है। पर मैं क्या चाह रही हूँ ना कि ये थोड़ा जो बोरिंग पोर्शन है, आई थिंक बोलने में थोड़ा सा यूं लगेगा आपको कि मैम बोरिंग बोल रही है, पर फर्स्ट क्लास ही है ना, तो फर्स्ट क्लास में आप बोर हो जाओगे तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, कहने का सेंस मेरा इतना सा है ना। तो ये जो इतना है यहाँ तक 1.1 वाला जहाँ फिनिश होगा ना, नेचर ऑफ मैटर, इससे स्टार्ट करते हैं। मैं ये इनिशियल वाला छोड़ूंगी नहीं, इनिशियल वाला अपन इस चैप्टर के लास्ट में कर लेंगे, ताकि शुरुआत से वो बोरिंग वाला फेज नहीं हो, जैसे आपको यूं फील आने लग जाए कि मैम हिस्ट्री पढ़ा रही है कि केमिस्ट्री पढ़ा रही है। इसलिए ठीक है। ओके, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं। बाकी का ये तो 10 to 15 मिनट्स का ही आगे का हिस्ट्री वाला, जो इसका केमिस्ट्री का हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको कर लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ नेचर ऑफ मैटर से, कोई दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। नहीं है ना। तो देखो मैं ब्लैंक पेज लेकर आपको बताती हूँ। आप वैसे तो जानते ही हो, जब आप क्लास 11th में हो तो आपको पता ही है अपना जो मैटर है वो 3 स्टेट रखता है। कौन कौन सी 3 स्टेट है इसकी, 3 स्टेट्स कौन कौन सी गिवन है बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड गैस में अपन उनको किस बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि सॉलिड किन्हें बोलेंगे, लिक्विड किन्हें बोलेंगे और गैसेस किन्हें बोलेंगे, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं या उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के बिहाफ पे अपन उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। तो अपन क्या हाँ, बोलते हैं, जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स कितना मतलब सबसे नियरेस्ट रहेंगे, टाइटली पैक रहेंगे कि सबसे लूज बॉन्डेड रहेंगे, बताओ आप। टाइटली पैक। टाइटली पैक रहेंगे, यानी कि एकदम पार्टिकल एकदम पास पास में टाइटली पैक स्ट्रक्चर में रहेंगे, है ना। और अगर अपन लिक्विड की यहाँ पर बात करें तो लिक्विड में थोड़ा सा इनमें मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बहुत एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो अपन इनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर अपन, तो गैसियस में देखोगे आप काफी ज्यादा दूर दूर पर, यानी एकदम बहुत दूर पर है। तो कुछ रीजन होता है ऐसा, अपनी मर्जी से तो ये सॉलिड लिक्विड और गैस एग्जिस्ट नहीं करते ना। जो पार्टिकल्स इतना कॉम्पैक्टली अरेंज है, या थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड है और एकदम ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से ये तीनों अलग अलग मैटर की स्टेट एग्जिस्ट करती है। कुछ आपको आइडिया है क्यों होता है ऐसा, कुछ एक फोर्स होता है, पार्टिकल। क्या फोर्स का क्या नेम होता है, कुछ आइडिया है। किस फोर्स की वजह से सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम नियरेस्ट रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम और गैसेस में एकदम दूर दूर, ऐसा क्यों। एक आप, पोजिशन। एक फोर्स है, एक फोर्स, फोर्स तो जानते हो ना आप, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अपन फोर्स, हाँ हाँ।
ऐसा एक फोर्स है जिसकी वजह से सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस पर, और गैसियस में एकदम फ्री ही रहते हैं, है ना, फ्री रहते हैं। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से रहते हैं, तो वो अपना फोर्स है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। सुना हुआ सा फील आ रहा है ना? क्या है फोर्स का नेम अपना? Intermolecular attraction. इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, है ना। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, तो ये अपने पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, अगर अपन कंपाउंड बोलते हैं तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं ना। लाइक मैंने बोल दिया कि ये H2O है, तो H2O यहाँ पर ये आइस के फॉर्म में है, ये वाटर के फॉर्म में है, और ये हमारा वेपर के फॉर्म में है। ठीक है, ये मान के चला अपन ने। तो मॉलिक्यूल तो अपने H2O के ही हैं, यानी H2O H2O मॉलिक्यूल ही है, ये भी H2O मॉलिक्यूल है। मैंने पिंक वाले ड्रॉ किए हैं, ब्लैक वाले हैं जो भी H2O है, और जो ये ऑरेंज और ये ब्राउनिश है जो भी H2O है। पर यहाँ पे अगर अपन आइस वाली स्टेट पे देखेंगे तो एकदम पास पास में है, एकदम चिपके हुए हैं, कॉम्पैक्ट है। जबकि H2O में, वाटर में देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो ये इसलिए है क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नाम की एक चीज होती है, यानी एक फोर्स होता है। जब वो आइस स्टेट में यानी सॉलिड स्टेट में होता है तो वो बहुत ज्यादा होता है, यानी मैक्सिमम होता है सॉलिड स्टेट में। किसमें मैक्सिमम होता है? अपना सॉलिड स्टेट के अंदर। और उससे कम होता है लिक्विड स्टेट में, वाटर वाली स्टेट में अपन बोल देंगे लिक्विड स्टेट में थोड़ा एज कंपेयर टू सॉलिड क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, लो हुआ। ठीक है, और गैसियस में अगर अपन बात करें तो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो एकदम वेरी लो या फिर नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो फोर्स है अपना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ये अपने जो मॉलिक्यूल्स है उसको एकदम बाइंड करके, यानी फोर्सफुली एक दूसरे को चिपका कर रखता है, बाइंड करके रखता है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं, कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला, कहने का मतलब ये निकला कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम या नेग्लिजिबल होता है अपने गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, इसी वजह से अपने मैटर की ये 3 स्टेट, जो मेन होने को तो 5 होती है पर अपन को पढ़ना 3 ही होता है। बोलने को अपन 5 बोल देते हैं कि साइंटिस्ट ने डिस्कवरी कर ली तो बोज आइंस्टीन और इस तरीके की बहुत सारी वो स्टेट बना दी है, पर अपन को पढ़नी तो 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना। तो ये वाला जो चीज़ है ये आपको ध्यान होना चाहिए कि क्यों होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और आप इसको साथ के साथ नोट करते रहिए, वो भी ठीक है। और बाकी भेजने को तो मैं आपको इसको स्लाइड के PDF के फॉर्म में भी भेज सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सेव हो जाएगा तो मैं भेज दूंगी। पर आप साथ के साथ लिखोगे तो एक इमेज जो माइंड में अपने मेकअप होती है ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है ना। हाँ, ठीक है। तो ये वाली बात हुई, तो चलो अपन वापस से एक बार NCERT पे चलते हैं। ये अपना NCERT है। तो देखोगे अपने पास में, मैंने आपको पहले तो ये तो बता दिया, स्टेट्स बता दी कि 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है अपना मैटर। पर एक्चुअली में अगर अपन मैटर देखें तो मैटर क्या चीज़ है, तो मैटर की भी एक डेफिनेशन है। ये अपन 5th 6th 7th क्लास से ही जानते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या है? कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या होता है? अपना मैटर होता है। Matter. मैटर। जैसे कि मैंने ये पेंसिल पकड़ रखी है ना, तो ये पेंसिल अगर मैं जहां पे भी रखूंगी तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी कुछ ना कुछ, और इसका कुछ ना कुछ वजन है ना, मास है, तो ये मैटर है। ठीक है। और लाइक आप मैकबुक मतलब लैपटॉप में पढ़ रहे हो, मोबाइल में पढ़ रहे हो, कुछ भी, तो वो भी मैटर है। अपन पानी पीते हैं, पानी भी मैटर हुआ, या फिर कोई भी चीज हुई, एयर भी अपना मैटर हुई। पर जैसे कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको कोई चीज बुरी लगी, वो इमोशन आपका जो लगा, आपको रोना आया, या आपको किसी ने कुछ बोला तो आपको खुशी हुई, हैप्पीनेस हुई, तो क्या वो मैटर है? नहीं, क्योंकि वो चीज ना तो मास
रखती है, कुछ ना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अपन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है जो चीज़ें, वो मैटर नहीं होती है। जबकि जो चीज़ अपना अपन फिजिकली जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होती है, मैटर होती Matter. है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हुई मैटर के बारे में। अब अपन स्टेट्स में ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि अपना ये, एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है। हम्म अपन ने ये देख ही लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर अपना 3 फिजिकल स्टेट्स देख ली मैटर की अपन ने, है ना। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्टिकल्स पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। तो क्या गिवन है, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का कहने का मतलब ये है कि सॉलिड स्टेट में जब अपना कोई भी मैटर होता है ना, तो उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट मतलब नेग्लिजिबल मूवमेंट होती है। मतलब एक मूवमेंट तो होती है जिसे अपन वाइब्रेशनल मूवमेंट बोलते हैं, पर वो कंसिडरेबल नहीं होती। वो बाकी अपन फिजिक्स में उसको पढ़ते हैं, वाइब्रेशन, मोशन, और वो अलग चीज़ है। पर अगर अपन ऐसे ऊपर ऊपर से जब देखें ना, तो अपने जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। लाइक कोई भी चीज़ है, पेंसिल हो गई या ये फ़ोन हो गया या कुछ भी हो गया, तो इसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमते हुए तो नहीं दिख रहे ना, ये एक ही जगह पर है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपना कोई भी चीज़ है उसके ये एक पार्टिकल निकल के इधर भाग गया और एक इधर चला गया। सॉलिड में वहीं का वहीं है ना। तो वही यहाँ पर गिवन है अपन को, देर इज अ नो मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन देखेंगे इन लिक्विड स्टेट। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। पास में तो है पर मूवमेंट तो होती है। लाइक अपन वाटर ले लो या कोई भी चीज़ ले लो जो ड्रिंकेबल है, या किसी को भी देख लो, मतलब लिक्विड तो जानते ही हो ना। लिक्विड में क्या होता है, मूवमेंट होता है। अगर यहाँ पे बॉटल रखी है, ग्लास ऑफ वाटर रखा है, अगर वो एकदम मेरे हाथ से गिर जाएगा तो पूरा यहाँ पे फैल जाएगा ना। तो फैला क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में क्या है, मूवमेंट है। वो इधर से उधर उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए गिवन है अपन को यहाँ पर इन लिक्विड क्लोज टू ईच अदर है बट दे कैन मूव अराउंड, यानी उनमें मोशन होती है उसके पार्टिकल्स में। ठीक, समझ में आ ही रहा है, इजी सी चीज़ है, कोई वैसा है नहीं टफ चीज़। फिर गैसेस, अगर अपन गैसेस स्टेट की बात करें तो इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। गैसेस स्टेट में अपन देखते हैं लाइक परफ्यूम यूज़ करो, या फिर अगर अपन भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती या कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। तो जब अगर अब उसको अपन जहाँ पर भी लगाएंगे तो वो उसकी खुशबू यानी उसकी स्मेल वहीं नहीं रहकर पूरा जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पर वो पूरी स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गैसेस जो पार्टिकल्स है उनमें एकदम इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तो वो आसानी से इधर उधर बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो यही गिवन है अपन को, देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है उनको, तो वो क्या करेंगे, इधर उधर ही भागेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। फिर अब अपन को यहाँ पर गिवन है, बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है ये वाला, फर्स्ट वाला आप रीड करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉलिड हैव Definite volume and definite shape. ऑब्वियसली सॉलिड का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, जहां रखते हैं वो वहीं पर उसका वैसा का वैसा ही वॉल्यूम, जितना स्पेस, लाइक इसका इतना स्पेस है, वो है वॉल्यूम है, तो ये जहाँ पे भी रखेंगे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और शेप भी वैसी की वैसी ही रहनी, ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो रेक्टेंगुलर शेप का ही रहेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपना लिक्विड। Liquids have definite volume but do not have definite shape. वॉल्यूम तो They take डेफिनेट है। हम्म दे टेक the shape of the container in which they are placed. ऑब्वियसली लिक्विड, अपन अगर वाटर है लिक्विड में, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप गेन कर लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास में, जग में रखेंगे तो जग में। पर क्या है, इसका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। जैसे 1 लीटर 1 लीटर अपन ने कंसीडर किया तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, यानी वॉल्यूम उसका क्या रहा, फिक्स रहा। फिर अपन आते हैं गैसियस।
की तरफ। गैस हैव नाइदर। gas, definite volume, not definite shape. हम्म दे They कंप्लीटली। occupy the space in the container in which they are placed. हाँ, यानी कि ना तो वॉल्यूम डेफिनाइट है। अगर अपन बोले कि जैसे गैस के लिए तो अपन ये मेजर नहीं कर सकते ना कि 1 लीटर गैस है या 1 किलोग्राम गैस है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो क्या गिवन है, ना तो वॉल्यूम डेफिनाइट है इसका, फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा, और ना ही शेप डेफिनाइट है। तो जिस भी कंटेनर में अपन उसको, मतलब कंटेनर भी क्या होना चाहिए, क्लोज वेसल होना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि खुले में रखेंगे तो वो वहां का वहां रहेगा। तो क्या गिवन है, completely occupy the space in the container in which they are placed। Place. पर ये है कि क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे क्लोज लिखना होना चाहिए था, पर ठीक है, समझ में आ गया अपन को। ठीक, अब अपन को आगे यहाँ पर गिवन है, जो अपन ये 3 स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर की, तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर आपस में क्या होती है, कन्वर्टेबल भी होती है। क्या होती है आपस में, एक दूसरे में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, Con- इंटर कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ये अपन को गिवन है, दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इंटर कन्वर्ट तो होगी, पर किन कंडीशन में होगी, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से होगी। लाइक अपन ने क्या लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो अगर मैं सॉलिड, यानी कि सॉलिड को मैं यहाँ पर आइस बोल देती हूँ, सॉलिड यानी आइस, लिक्विड मतलब वाटर, और गैस मतलब वेपर। ठीक, ये लिया अपन ने। तो अगर मैं आइस को थोड़ा हीट करूंगी तो हीट करने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं वाटर को अगर और एक्सेस हीट करूंगी, लाइक उसको मैंने गैस स्टोव पे रख दिया, तो गैस स्टोव पे रखने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, उसमें से स्टीम बनने लग जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते गए, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, टेम्परेचर को राइज, ये ऊपर एरो देने का मतलब होता है, अगर अपसाइड एरो दिया है मतलब कोई चीज इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। और अगर ऐसे डाउन एरो देते हैं ना, और ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो मतलब क्या होता है, डिक्रीज। अप एरो, सर्कल, यानी इंक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज, स्पेलिंग इंक्रीज। और डाउन एरो मतलब होता Degrees. है ना। ताकि ये सिंबल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपन अगर कोई चीज पढ़ते पढ़ते ये आदत में रहती है ना, साइंस वाले स्टूडेंट की तो आदत में रहती, तो वो ड्रॉ कर दो फिर समझ में नहीं आए, तो वो चीज इसलिए मैंने बताया कि जब अपन सॉलिड टू गैस जा रहे हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली टेम्परेचर क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, Degrees. टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तभी तो सॉलिड स्टेट से हाँ, लिक्विड में आए, लिक्विड से गैसेस में चले गए, है ना। अब इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं, उल्टा कर दूं, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर डिक्रीज किया मैंने, यानी कोई गैसियस है, वेपर है, यानी अगर अपन ने गैस स्टोव पे जो पानी रखा था, वाटर रखा था बॉईल होने के लिए, तो गैस स्टोव बंद कर दिया और उसको ढक दिया, लिड से उसको कवर कर दिया, तो धीरे 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 कूल डाउन होने लगेगा, वो ठंडा होने लगेगा। तो हाँ, जो वेपर बनी है, वो जो वेपर ठंडी होकर उस लिड के ऊपर क्या हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगी, यानी वो वेपर क्या किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। ओके। और फिर उस वाटर को अगर अपन और कूल डाउन कर देंगे, लाइक उसको अपन ने फ्रीजर में रख दिया आइस, तो वो क्या बन जाएगा, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो अगर प्रोसेस है, तो इसमें अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले गए, और टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो गैसियस से इसमें आ गए, सॉलिड स्टेट में आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है, वैसे तो आ रहा होगा समझ हाँ, में, अच्छी वाली चीज है, और बोरिंग तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब है आगे अपन देखेंगे, ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंज टू अ लिक्विड, एंड लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैसेस, या फिर वेपर फेज बोल दो। इन द रिवर्स प्रोसेस अ गैस इज कूलिंग लिक्विफाइड टू लिक्विड, एंड लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेस
टू द सॉलिड। लिक्विफाइड वर्ड का मीनिंग और फ्रीजेस वर्ड का मीनिंग तो आता ही है आपको। हाँ। लिक्विफाइड लिक्विड में कन्वर्ट करना, फ्रीजेस मतलब कि लिक्विड टू सॉलिड जा रहे हैं ना। राइट। ठीक है, वाली बात हुई अपनी। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले अपन ने देखा था स्टेट ऑफ मैटर, अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को जब अपन डिस्कस करते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अपना जो मैटर होता है वो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, मिक्सचर या प्योर। एक बार ब्लैंक पेज पे चलकर मैं बताती हूँ आपको इसको। देखो, मैटर कैन एग्जिस्ट इन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, अब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस की जब बात करी अपन ने, तो मिक्सचर वर्ड आपने सुना हुआ है ना। मिक्सचर में मतलब कि कुछ भी मिक्स हो सकता है। लाइक अपन अगर बात करें लाइक नमकीन की, नमकीन मिक्सचर नमकीन आती है ना, उसमें सब कुछ मिक्स रहता है। लाइक उसमें पीनट भी मिक्स है, उसमें लाइक पोहा भी मिक्स है, और कुछ भी बहुत सारी चीजें मिक्स है। तो क्या उसमें जो सारे कंपोनेंट मिक्स है वो क्या फिक्स फिक्स रेशो में मिलाएं क्या अपन ने? फिक्स में नहीं है ना, यानी कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। कोई वाले मिक्सचर में पीनट ज्यादा होगा तो किसी में पोहा ज्यादा होगा, तो किसी में कुछ और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर रेशो जो है वो फिक्स नहीं होता। रेशो फिक्स नहीं होता, जो भी उसमें मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उसका रेशो फिक्स नहीं है। पर प्योर सब्सटेंस तो प्योर होता है, यानी कि अगर अपन ने मिल्क की बात करी तो वो 100% मिल्क होगा, तो वो प्योर सब्सटेंस है। लाइक अपन ने H2O की बात करी, पानी की बात करी, तो अगर वो उसमें क्या होगा, 100% वाटर ही होगा ना, ये नहीं कि उसमें कुछ और मिक्स कर दिया। तो प्योर सब्सटेंस अपना क्या होता है, एक तरीके से बोला जाए तो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्स मैटर होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस। आगे मैं और इसमें थोड़ा सा चेंजेस बताऊंगी, पर एक रफ आइडिया दे रही हूँ। जो मिक्सचर प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस अभी इन वर्ड को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो मिक्सचर होता है वो होता है हिटेरो या हेट्रोजीनियस। अब ये जो दो वर्ड आए हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सुना हुआ है पहले आपका? हाँ। क्या मतलब है मीनिंग ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, आप बताओ थोड़ा होमोजी सा। हम्म। होमोजीनियस हो गया जिसमें एक तरह के एलिमेंट से जो बना होगा, और हेट्रोजीनियस होगा जिसमें मोर देन वन एलिमेंट्स है। हाँ, यानी कि होमो मतलब होता है सेम, जीनियस मतलब कि यूनिफॉर्मली उसमें पूरा सारी चीजें सेम है, तो वो होमोजीनियस हो गया। और हेट्रोजीनियस मतलब कि अलग अलग तरीके का। बट अगर अपन यहाँ पर अपन को जो गिवन है, देखो एनसीईआरटी में ये वाला अपन को फ्लो डायग्राम गिवन है। क्या गिवन है कि मैटर एग्जिस्ट इन टू टू फेजेस, एक तो है मिक्सचर फॉर्म में और एक है प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। पर यहाँ पर आप देखोगे कि जो मिक्सचर है वो मिक्सचर को ही इन्होंने दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को इन्होंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बदलने की बजाय इन्होंने क्या लिख दिया, एलिमेंटल स्टेट में, यानी एलिमेंट्स के फॉर्म में है, और क्या है, कंपाउंड के फॉर्म में है। पर जो अपना प्योर सब्सटेंस होता है ना, वो हमेशा होमोजीनियस होता है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है, हमेशा ऑलवेज होमोजीनियस होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज होमोजीनियस होता है। जबकि अपन मिक्सचर में कंडीशन लेके चल सकते हैं कि कभी होमोजीनियस मिक्सचर भी फॉर्म होगा और कभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये वाला फ्लो चार्ट आप एक बार ड्रॉ करना और मुझे कल दिखाना, है ना। ये वाला फ्लो चार्ट 100% ड्रॉ करना, ठीक है बेटा। और आगे अपन चलते हैं, देखो। हम्म, देखो। हम्म, when all constituent particles of a substance are same in chemical nature, इट इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। यानी कि अगर अपन कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, उसमें जितने भी केमिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सेम है, एक जैसे हैं। लाइक मैंने क्या लिया, पानी का ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, तो उसमें सारे H2O मॉलिक्यूल हैं,
तो वो क्या हुआ, अपना प्योर सब्सटेंस हुआ ना। तो वही गिवन है कि व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो उस सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। वर्ड जहाँ यहाँ पे जो वर्ड गिवन है ना अपन को कॉन्स्टिट्यूएंट, एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जो सब्सटेंस को फॉर्म करने वाले जो पार्टिकल्स हैं। क्या हो रहा है ये इसमें विजुअल में, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना बाबू? हाँ हाँ। इसमें एक सेकेंड, कौन सा टैब? हाँ, ठीक है। क्या गिवन है कि सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस, यानी ये सारे जो भी पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं सब्सटेंस को वो सेम केमिकल नेचर के हैं। जबकि मिक्सचर की बात करेंगे तो आप मिक्सचर कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मिक्सचर में अलग अलग तरीके के बहुत सारे पार्टिकल्स अपन यहाँ पर देख सकते हैं। और मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। मैंने जैसा आपको बताया कि मिक्सचर में किसी भी रेशो में हो सकता है, और ये नहीं कि दो तरीके के पार्टिकल से ही, यानी टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल से ही मिक्सचर बनेगा। पार्टिकल्स टू काइंड्स भी हो सकते हैं, मोर देन टू काइंड्स भी हो सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि दो चीजों को मिलाने से ही मिक्सचर होता है। तीन मिला दो, चार मिला दो, पांच मिला दो, 10 मिला दो, कितने भी मिला दो, ठीक है ना। तो यही गिवन है, अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट in it any ratio, hence their composition is variable, pure substance forming mixture are called its component। अब ये वाली लाइन है, क्या है, प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है वो मिक्सचर, मिक्सचर बनाने वाला जो प्योर सब्सटेंस है वो उसका क्या कहलाता है, कंपोनेंट। कंपोनेंट। ठीक है। Now, many of the substance present around you are mixture। like अपन जिस एयर में ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो अपन ये थोड़ी ना है कि अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हैं। अपने ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ अदर एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, वो भी अपने साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी अपनी नोज के थ्रू अंदर जा रहे हैं। तो अपना जो सराउंडिंग एयर है वो भी क्या है, काइंड ऑफ मिक्सचर ही है कि नहीं है? ठीक है ना। तो यही गिवन है अपन को, मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल एयर तो हो ही गया, साथ के साथ शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, टी हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें अपन मिक्सचर में देखेंगे। और यहाँ पर फिर अपन को गिवन है कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरीके का प्रेजेंट होता है। और इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि अगर अपन ने कोई मिक्सचर लिया, यहाँ पर अपन ने मिक्सचर लिया तो यहाँ पर अगर मैं शुगर सॉल्यूशन लूँ, किसका, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में मैं क्या देखूंगी, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O20। O6, नहीं सी। हाँ। C6H12O6, ये ग्लूकोज का है वैसे, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। शुगर का अगर बोलोगे ना, वैसे तो आपके उसमें आएगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आएगा, एक सेकेंड, बैटरी इसमें आएगा बायोमोलिक्यूल्स में। तो बैटरी इतना जल्दी रन आउट कैसे हो जाता है मेरे को समझ में, C12H12O। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1 मिनट रुकना बेटा बस, 1 मिनट। लैपटॉप का बैटरी बड़ा जल्दी चला जाता है इसका। 1 मिनट रुको, विजिबल है क्या अभी स्क्रीन आपको? हाँ हाँ। कनेक्टर लगाने से, हाँ, क्या है, शुगर होता है अपना, शुक्रोज होता है, ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज, सी ग्लूकोज। सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स क्या है, ग्लूकोज है। और शुगर अपना क्या होता है, शुक्रोज, C6, सॉरी,
C12H22 H22O11। O11, ये अपना क्या होता है? शुक्रोज होता है। ये एक्चुअल शुगर यही होता है। ग्लूकोज तो C6H12O6 है। अच्छा, जो भी है, अगर अपन इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है ना, पूरा का पूरा कंप्लीटली। अपन को ऐसा तो विजिबल नहीं होता, लाइक ऊपर की तरफ शुगर अपन को विजिबल है कि नीचे शुगर विजिबल है। जब कंप्लीटली डिजोल्व हो गया तो जो मिक्सचर अपना फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। This means particles of component of the mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. Sugar solution and air are the example of homogeneous mixture. In contrast to this, in a heterogeneous mixture, the composition is not uniform throughout and sometimes the different components are visible. देखो, अब ये जिस एयर में अपन ब्रीदिंग करते हैं, यानी है तो मिक्सचर है, वो मैंने अब जैसे बताया ना कि आसपास जो अपने एयर है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, हीलियम भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। पर अपन को दिख थोड़ी ना रही है कि ये वाला पार्टिकल ऑक्सीजन का उड़ रहा है मेरे आसपास, ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही, ऐसा तो अपन को विजिबल नहीं हो रहा ना। सारा यूनिफॉर्म ही है, अपन को ऐसे विजिबल नहीं हो रहा कि ये अलग अलग पार्टिकल्स मेरे अराउंड सराउंडिंग में है। तो वो एयर, हमारी जो एयर है वो भी क्या है, किसका, कौन से वाले मिक्सचर का पार्ट है? हेट्रोजीनियस। आप समझे नहीं बाबू। मेरे आस मतलब आपके आसपास, मेरे आसपास, किसी के भी आसपास जो एयर है जिसमें अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उसमें अपन को पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं क्या? कि ये CO2 है, ये H2 है, ये O2 है। यूनिफॉर्म है ना, अलग अलग विजिबल नहीं हो रहे ना। देखो क्या गिवन है यहाँ पर, uniform distributed throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. uniform मतलब एक जैसा, एक जैसा है completely, तो वो होमो, होमो मतलब सेम, एक जैसा। तो वो वाला मिक्सचर क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, जिसमें अपन आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते देख के कि यहाँ पर ये चीज थोड़ी अलग दिख रही है और वो चीज थोड़ी अलग दिख रही है। विजिबली अपन को वो अलग अलग नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाती, विजिबली अलग अलग नहीं दिख पाती, तो वो अपना मिक्सचर क्या होता है? होमो। होमो मतलब सेम, सेम होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के देखो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल गिवन है अपन को यहाँ पर, salt, salt, sugar grain and pulses along with some dirt। यानी कि अगर अपन ने क्या किया, शुगर में सॉल्ट के पार्टिकल्स मिक्स कर दिए, सॉलिड स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, लिक्विड की नहीं कर रही हूँ। पल्सेस में अगर स्टोन मिक्स कर दिया तो अपन को विजिबल होंगे ना, दिखेंगे ना। दाल में अगर मैं स्टोन, छोटे छोटे कंकर डाल के आपको दे दूंगी तो आप देख पाओगे ना इजीली। तो वो क्या, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, ठीक है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसको अपन फिजिकल मीन के थ्रू क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, लाइक हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू, यानी कि हाथ से उठाकर उसको हैंड से पिक करके अलग अलग कर सकते हैं ना। फिल्ट्रेशन करके भी कर सकते हैं, अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो उसको फिल्टर करके कर सकते हैं। लाइक मैंने क्या बोला आपको कि ऑयल और वाटर को मिक्स करके दे दिया मैंने आपको। मैंने ऑयल लिया और उसमें कुछ ड्रॉप या आधा आधा वाटर लिया और आधा उसमें ऑयल लिया, और उसको क्या कर दिया मैंने? मिक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी, एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं, क्या नाम था उसका? फनल सेपरेशन मेथड होता है, जिसमें उसको नीचे से स्टॉप को खोल देते हैं तो नीचे से पहले वाटर बाहर आ जाता है, फिर उसमें से फिर बाद में ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं ना। तो उस मेथड के थ्रू उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो वैसा वाला मिक्सचर क्या हुआ? हेट्रोजीनियस हुआ ना। अगर मैंने ऑयल और वाटर को मिक्स करके आपको दिया तो वो मिक्सचर क्या हुआ? हेट्रोजीनियस हुआ। दिखाई दे रहा है ना अपन को अलग अलग, हाँ हाँ। डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, और डिस्टिलेशन, और बहुत तरीके की प्रोसेस जो आगे अपने टाइम के साथ अपने चैप्टर में आती चली जाएगी, ठीक है। ये वाली बात हुई, ओके। तो अपना कल चैप्टर में अपन ने देखा था, मिक्सचर तक कंप्लीट हुआ था। कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया था?
और मैंने आपको कुछ एक फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ करने को बोला था, किया आपने? हाँ मैम। क्यों? हाँ। ओके ठीक है। तो चलो, तो अपन ने मिक्सचर आई थिंक कंप्लीट कर लिया था। मिक्सचर में हाँ। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कंप्लीट हो गया था। आज अपन देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस से। ओके। तो प्योर सब्सटेंसेस को जब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो अपन क्या देख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस में अपन ने जब फ्लो चार्ट को देखा था तो प्योर सब्सटेंस को भी अपन ने दो कैटेगरी में डाला था, मतलब दो कैटेगरी में सब डिवाइड किया था। फर्स्ट है अपने एलिमेंट्स, देन सेकंड है कंपाउंड्स। तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स का मीनिंग होता है, एलिमेंट वो होते हैं जो एकदम अपने ही सेम एटम से, सेम एटम ही बार बार रिपीट हो के अगर कोई चीज बन रही है, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। लाइक अपन कोई भी, जैसे मेटल की बात करें, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इसमें एक सिंगल एलिमेंट ही होगा। अपन बोलेंगे कि कॉपर मेटल का कोई भी यूटेंसिल है या कुछ भी चीज है, या फिर अपन गोल्ड के लिए बोलेंगे तो वो एक सिंगल एलिमेंट हुआ, है ना। या फिर अपन ये तो हुआ सिंगल एटम वाली बात, है ना। और अगर मैं आपको बोलूं मॉलिक्यूलर फॉर्म की अगर हम बात डिस्कस करें तो, जैसे ऑक्सीजन, हाँ, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हो गया O2, नाइट्रोजन हो गया H2 हो गया। तो इसमें अपन क्या देखते हैं ना, सेम ही एटम रिपीट हो रहा है ना। तो अपना ये सारी क्या होती है, एलिमेंटल स्टेट, अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो अपन को यहाँ पर गिवन है बेटा, यही चीज गिवन है जो मैं आपको बता रही हूँ। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें कंपोजिशन फिक्स होता है, यानी कंपोजिशन चेंज नहीं होता। लाइक अपन कंपाउंड की भी बात करेंगे तो कंपाउंड में H2O का अपन एज अ कंपाउंड डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें होने को तो अपने दो अदर अलग अलग एटम प्रेजेंट है यहाँ पर यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, पर H2O, चाहे अपन सी वाटर की बात करें, चाहे रिवर वाटर की बात करें, चाहे ग्लास ऑफ वाटर की बात करें, हमेशा वाटर H2O ही होगा। यानी वो 2 एटम्स ऑफ H और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही उसमें रहेगा, यानी कि फिक्स कंपोजिशन होता है, कहने का मीनिंग। ओके। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स रेशियो, यानी C6H12O6, आपको पता है ही सही। इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन, यानी कि इसमें अपन देखेंगे ग्लूकोज कहीं पे भी हो, कोई सा भी हो, सेम ही कंपोजिशन रहेगा, यानी C6H12O6 के कंपोजिशन में ही रहेगा। Hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition. Also, its constituent carbon, hydrogen, oxygen cannot be separated by simple physical method. यानी ग्लूकोज में ये अपने 6 कार्बन हुए, H12 हुआ और O6 हुआ, ये इनको क्या अपन अलग अलग कर सकते हैं कि 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन को अलग कर दिया अपन ने, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन को, यानी कि फिजिकल मीन के थ्रू अपन उसको अलग नहीं कर सकते भाई। अगर अपन कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वो बात अलग होती है कि केमिकल रिएक्शन अपन ने कोई कराई और उसके बाद वो CO2 में और H2O में और ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, तो वो अदर थिंग है। बट फिजिकल मेथड के थ्रू उसको अपन सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, अपन ने ये चीज अपन ने देखी कि प्योर सब्सटेंस को अपन ने दो तरीके से क्लासिफाई कर ही रखा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड के फॉर्म में। और एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो कि अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, यानी सिंगल टाइप ऑफ एटम ही इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। और दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और एटॉमिक फॉर्म में भी ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, देखो, एंड मॉलिक्यूल, एक सेकेंड, हाँ, एंड द मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस अपन ने देख ही रखा है, H2O2 ये सारा गिवन है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंटल स्टेट में है। सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एलिमेंट के। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, यानी कि सिंगल टाइप के ही एटम प्रेजेंट है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर, अलग अलग एटम अगर अपन देखते हैं तो अलग अलग एटम का नेचर अलग होता है। लाइक अपन हाइड्रोजन की बात करें तो उसका नेचर अलग है, कार्बन की बात करें तो उसका नेचर अलग है, यानी कि अलग अलग रिएक्शंस वो देंगे।
तो सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम कॉपर कंटेन atoms as their constituent particle, whereas in some other the constituent particles are molecule which are formed by two or more atom, यानी दो या दो से ज्यादा बन सकते हैं। अब इसको बार बार पढ़ने का कोई नीड नहीं है। अपन ने क्या देखा यहाँ पर, अपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर देखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, ये सोडियम का है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ना। अगर अपन एलिमेंटल स्टेट में मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये H2 का मॉलिक्यूल अपना यहाँ पर बन गया। ऑक्सीजन का बना रहे हैं तो दो एटम मिक्स होकर अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये अपनी सारी एलिमेंटल कंडीशन की बात करी अपन ने। और अगर अपन कंपाउंड की बात करें तो वो भी आप ऑलरेडी जानते हो कि टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट डेफिनाइट रेशो। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि टू एटम्स ही मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और भी अपने बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री में। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, डेफिनाइट रेशो। तो ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन डेफिनाइट रेशो में होगा तो अपने अलग अलग एटम, डिफरेंट डिफरेंट एटम कंबाइन होकर अपना कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी जानते हो आप। अब देखो, बट जो ये कंपाउंड अपन ने फॉर्म किया वो कैन नॉट सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। अब ये एक वर्ड बार बार फिजिकल मेथड आ रहा है, तो ये क्यों लिखा जा रहा है फिजिकल मेथड के थ्रू? क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और फिजिकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते ना, लाइक अपन ने वाटर लिया और उसमें से H निकाल के इधर कर दिया और ऑक्सीजन निकाल के इधर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए फिजिकल मेथड दिया हुआ है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। एग्जांपल देखो, कंपाउंड, एग्जांपल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। ये अपन ने देखा, ये सारे क्या है, अपने कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। अब यहाँ पर अपन को देखो गिवन है कि वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेस टू हाइड्रोजन एटम। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम और टू ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली अपनी किसकी बात हो गई, कंपाउंड की बात हो गई। तो इसमें आई थिंक समझ में आ ही गया है अपन को। इमेज भी अपन को गिवन है, ये H2O की गिवन है और ये CO2 की गिवन है। ठीक है ना, ओके। अब अपन क्या देखेंगे, फिक्स रेशो है, डेफिनाइट रेशो, ये सारी चीजें आपको पता ही है। एग्जाम्पल भी अपन ने ये देख ही लिया है। अब इसमें ऐसा कुछ दोबारा बताने का वैसे कुछ नहीं है। अब इसमें दिया हुआ है ना, जैसे क्या है कि अपन क्या देखते हैं ना, ये अपना वाटर इज अ लिक्विड, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विथ अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। अपन क्या देखते हैं कि दो ऐसी चीजें जो कि फायर को सपोर्ट करती है, यानी कंबशन को सपोर्ट करती है, वो मिक्स होने के बाद एक ऐसी चीज को फॉर्म करती है, ऐसा कंपाउंड फॉर्म करती है जो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम में आता है ना। दो, एक अपना है H2 और अपना है O2, जब ये कंबाइन होंगे तो बना दिया H2O। H2 भी अपना क्या होता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है और ऑक्सीजन भी बर्निंग को सपोर्ट करता है। पर जब जो चीज बन के निकल के आई वो क्या करता है, आग को यानी फायर को एक्सटिंग्विश करता है, यानी बुझाने का काम करता है। तो अपन क्या चीज देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जो चीज जिससे फॉर्म हो रही है उसका फीचर भी वैसा ही होगा, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अपनी H2O की नहीं है, उससे एकदम अपोजिट हो गई अगर अपन नॉर्मल पर्सन के फॉर्म में उसको देखें तो। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगी फिर आपसे, नहीं नहीं। है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, क्या आपको समझ में आया? फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एलिमेंट जो होते हैं वो एक टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, और कंपाउंड्स में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करके फिक्स रेशियो में कंपाउंड्स बनते मोर देन वन नहीं, टू और मोर देन टू, क्योंकि वन वन हुआ तो वो तो एलिमेंट ही हुआ ना। टू तो टू से तो ज्यादा चाहिए होगा, कम से कम दो तो चाहिए ना। हाँ, ठीक है ना, ये वाली बात है। ओके, अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट।
तो अपन जनरली जानते हैं कि अपना कोई भी कंपाउंड है, एलिमेंट है या मिक्सचर है, उसकी कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो रखता है, ठीक है। तो एवरी सब्सटेंस हैव यूनिक और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी है जानते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, दो तरीके की होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हर किसी को पता है, यानी जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और छू सकते हैं और मतलब स्मेल कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल होती है। लाइक कलर को अपन विजिबली उसको देख सकते हैं, ऑर्डर यानी स्मेल, ऑर्डर यहाँ पे ODOUR वाला ऑर्डर है यानी स्मेल वाला, तो ये अपन को पता लग जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, सब बच्चों को पता होता है, D=, मास में वॉल्यूम। हाँ, D=m/v, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये वाली बात हुई। अपन अब क्या देखेंगे? अगर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, लाइक कंपोजिशन की बात करते हैं, कंबस्टिबिलिटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, एसिडिटी की और बेसिसिटी की बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी में। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको अपन ऐसे लाइक देखने से, फील करने से पता नहीं चलता, जब अपन उसकी रिएक्शन करवाएंगे या कुछ ना कुछ इस तरीके का उसको कोई एपरेटस में उसको रख कर उसका मेजरमेंट करेंगे, तो उसके थ्रू ही अपन को उसका पता चलेगा। अदरवाइज अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज का बारे में पता नहीं चल पाता है इजीली, ठीक है। अपन अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर अपन को देखना है तो अपना जो कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है उसके कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। लाइक अपन को H2O का बॉइलिंग पॉइंट देखना है वाटर का, या फिर कोई भी अदर एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है, उसका स्मेल देखना है, तो वो उसका कंपोजिशन तो चेंज नहीं होगा ना, H2O तो H2O ही रहेगा, या कोई अदर चीज़ है वो अदर ही रहेगी। पर अगर अपन उसका केमिकल मेजरमेंट करेंगे तो द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंजेस टू अकर। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे अभी अपन ने किसकी बात करी थी? यही तो बात करी थी, H2+12O2 गिव्स H2O। इनकी प्रॉपर्टी अलग है और जो प्रोडक्ट बन के निकल के आया उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? चेंज आ गया ना, आ गया ना, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे? measurement of physical property does not require occurrence of chemical changes. The example of chemical properties are characteristic reaction of different substances. These include acidity and basicity. अब बस ये अपन चेक कर सकते हैं कि अगर अपन को एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं ना, जैसे लिटमस पेपर होता है और इनके थ्रू चेक करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, जैसे आपने लिटमस पेपर होता है ना, अपना लिटमस पेपर जानते हो? लिटमस पेपर अगर R टू B यानी रेड टू ब्लू हुआ तो कौन से फीचर को बताता है? केमिकल का। एसिडिटी को बताता बेस। है, बेसिसिटी को, बेस को, बेसिस। बेसिसिटी। और B टू R यानी बेस, ब्लू टू रेड होने पर, एसिड। और चेंज नहीं होगा तो न्यूट्रल। न्यूट्रल है, ठीक है। और पीएच स्केल के बारे में भी आपको नॉलेज होगी। पीएच स्केल अपना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो एसिडिक होगा, और न्यूट्रल कब होगा और बेसिक कब होगा, ये चीज मेरे को आप एक बार बता दो। अगर 7 से नीचे है तो हम लोग का बेसिक होता ज्यादा। 7 से नीचे है तो यानी नीचे, यानी बेटा अगर 7 से बिलो स्केल है तो अपना एसिडिक होता है, 7 पे जाता है तो पता है न्यूट्रल होता है, और अबव 7 न्यूट्रल। जाने से वो बेसिक हो जाता बेसिक। है ना। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा था? द केमिकल प्रॉपर्टीज आर करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। दीज इंक्लूड एसिडिटी एंड बेसिसिटी एंड कम्बस्टिबिलिटी, यानी कि जलाने पर वो कितना किससे चेंज होगा, वो सारी चीजें है ना। अब यहाँ पर अपन को क्या चीज गिवन है?
कि substances on the basis of knowledge of their physical and chemical properties which are determined by careful measurement and experimentation in the following section। तो क्या क्या अपन को यहाँ पर गिवन है, एक बार देख लेते हैं अपन का बुक में क्या है। हम्म अब देखो यहाँ पे ये वाला टॉपिक तो अपना कंप्लीट हुआ कि क्या बोलते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ आपको पता लग ही गई, छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। अब अपन देखेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपन देख सकते हैं। लाइक अपन मेजर करेंगे तो किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये सारी चीज़ें होती है जिनको अपन देख कर, फील कर कर, स्मेल कर कर ये कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए अपन क्या देखते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट वो होता है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी अमाउंट पे डिपेंड करता है, या लेंथ, मतलब जिनको मेजरेबल जो चीज़ें होती है ना उनको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है। तो quantitative measurement of properties is required for scientific investigation. Many properties of matter such as length, area, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इनको अपन मेजर कर सकते हैं। लाइक लेंथ को मीटर में क्या बोलते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में, और इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को एमएल में कर लो, लीटर में मेजर कर लो, वो अपनी अब यूनिट अभी आएगी इस चैप्टर में, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सारा। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव इज, एक सेकेंड, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी कि मेजरेबल है, इजीली मेजर कर सकते हैं। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट, यानी कि नंबर, एम्पलीट्यूड के साथ में उसका नंबर भी होता है, यानी मतलब यूनिट भी होता है। ये अपना नंबर हो गया और ये इसके साथ में यूनिट भी देना होता है। जब अपन एग्जाम में, जैसे तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी स्टूडेंट हो, तो जब भी अपन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चाहे अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे फिजिक्स से, चाहे मैथ से रिलेटेड हो, तो अपन बच्चे लोग क्या करते हैं ना, यूनिट को स्किप कर देते हैं। जब अपन सॉल्व करते हैं ना कोई भी न्यूमेरिकल, तो अपन क्या करते हैं, यूनिट स्किप कर देते हैं। पर यूनिट कभी भी स्किप नहीं करना होता, क्योंकि अपनी फिजिकल जो भी चीज़ें हैं जिनको अपन मेजर कर रहे हैं, जो मेजरेबल है, वो हमेशा यूनिट के साथ ही लिखी जाती है। लाइक मैंने आपसे पूछा कि आपका वेट कितना है, तो आपने मुझे ओनली एक डिजिट बता दिया, नंबर बता दिया, तो फिर मैं क्या खुद से अज्यूम करूं कि ग्राम में है, किलोग्राम में है, क्विंटल में। तो वो चीज़, मतलब वो खैर वो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। पर हमेशा अपन को क्या रिप्रेजेंट करना होता है, साथ में यूनिट रिप्रेजेंट करना होता है। यूनिट इसलिए रिप्रेजेंट करना होता है क्योंकि यूनिट अपने केवल एक जगह ही नहीं काम में आती, यूनिट अपने आगे भी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। कैसे कि अपन एक यूनिट से एक डेराइव्ड, एक तो अपनी होती है नॉर्मल यूनिट, और उससे फिर डेराइव्ड यूनिट्स भी अपन निकालते हैं। तो जब अपन को शुरुआत में नहीं पता तो अपन डेराइव्ड कैसे करेंगे दूसरी वाली यूनिट, तो ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 मीटर, एंड 6 इज द नंबर, एंड मीटर यानी स्मॉल m denotes मीटर, द यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजर्ड, यानी कि अपन ने यहाँ पर यूनिट को लिखा है साथ में। ठीक है। अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पहले क्या थे, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम चलता था। ठीक है। वेयर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, द मैट्रिक सिस्टम विच originated in France in late 18th century was more convenient as it was based on the decimal system। ये तो ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। अभी अपन जो काम में लेते हैं वो स्टैंडर्ड सिस्टम, मतलब कि जो हर जगह यूज हो सके उसको काम में लेते हैं। बस अपन को यहाँ से देखना है, ऊपर वाला कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है। क्या है अपना यूनिट मेजर करने वाला सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे अपन शॉर्ट में एसआई यूनिट करके बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म भी अपने पास कई बार पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ना बोलकर अपन क्या बोल सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, इस तरीके से बोल सकते हैं, सिस्टम ही इंटरनेशनल, क्योंकि ये डिराइव्ड फ्रेंच वर्ड से ही हुआ है, तो सिस्टम ही इंटरनेशनल वर्ड
ज़्यादा सही रहेगा अगर अपन को एग्जाम में आएगा तो लिखने के लिए, ठीक है। was established by 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। तो देखो क्या है, CGPM, कॉन्फ्रेंस जनरल डी पॉइंट्स एट मेजरमेंट, यानी CGPM के थ्रू अपना यूनिट सिस्टम सारा डिराइव किया गया, जिसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये जो CGPM है, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने डिप्लोमेटिक ट्रीटी नॉन एज मैट्रिक कन्वेंशन विच वाज साइंड इन पेरिस। ये वैसे अपने केमिस्ट्री की टॉपिक नहीं है, ये अपना क्या है, एक हिस्ट्री पॉइंट हो गया ना, कि कब अपने ये SI यूनिट जो सिस्टम है वो कब डेवलप हुआ। तो ये वैसे क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में कि कब कौन से ईयर में हुआ, क्योंकि अपन तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे। तो अपन क्या देखेंगे, SI सिस्टम है 7 बेस यूनिट। SI सिस्टम में बेसिक यूनिट अपन देखें तो केवल 7 ही है, फिर उसके आगे फिर डेराइव्ड और उससे आगे से आगे निकलती चली गई। तो 7 बेस यूनिट है अपन के पास टेबल में। दीज यूनिट्स pertain to 7 fundamental scientific quantity. The other physical quantities such as speed, volume, density, etc. can be derived from these quantity. तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था बेटा, कि अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेकर चलते हैं ना, तो उसका यूनिट भी लेकर चलते हैं, ठीक है। कट हो जाएगा क्लास तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। कट हो जाए क्लास तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना, है ना। क्या बोल रही थी मैं, कि मैंने अभी आपको बोला था कि अगर अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी क्वालिटेटिव मेजरमेंट जब करते हैं तो यूनिट हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। तो अगर अपन को छोटी छोटी यूनिट नहीं पता होगी तो जो डिराइव्ड यूनिट है लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसको अपन कैसे डिराइव कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। तो ये अपन को हमेशा पता होना चाहिए, ताकि अपन को आगे, क्योंकि फॉर्मूला जनरली बच्चों को याद होता है। आपसे पूछा मैंने अभी डेंसिटी का फॉर्मूला, डी, आपने बोला D=m/v, यानी मास बाय वॉल्यूम हो गया। तो अगर अपन को मास का यूनिट नहीं आता, वॉल्यूम का यूनिट नहीं आता, तो अगर आपसे मैं डेंसिटी का यूनिट पूछूं तो आप कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। ओनली रट लेने से, मगअप कर लेने से तो ये काम नहीं होता ना। कितनी यूनिट होती है हमारे पास, केमिस्ट्री में बोलो, फिजिक्स में बोलो, तो इतनी सारी यूनिट को अपने ब्रेन में स्टोर करना इम्पॉसिबल है। तो उनको स्टोर नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होता ही है, आप करते हो बार बार उसको यूज करते हो तो याद हो जाता है। और जब अपन को ये बेसिक यूनिट जो 7 यूनिट है अगर वो पता है, तो अपन फॉर्मूले में उसको पुट वैल्यू और उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे यूनिट भी सॉल्व हो जाती है ना। 2 यूनिट होती है तो वो स्क्वायर हो जाता है, अगर ऊपर नीचे होती है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो वो कट हो जाती है, तो वैसे ही होता है ना। तो अब आप मुझे बोलोगे, यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगी, लेंथ का सिंबल क्या है यहाँ पर, एन। एल, स्मॉल एल है ना, स्मॉल एल। और मास का सिंबल है अपने स्मॉल एम। स्मॉल एम। टाइम का सिंबल, स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट, वैसे इलेक्ट्रिक करंट अपनी फिजिक्स का है पर अपन पढ़ लेते हैं, आई, है ना। थर्मो, कैपिटल आई। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन। एन, स्मॉल एन, मोल है ना अपना। और हाँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई। IV है ना। अब अपन क्या देखेंगे यहाँ पर, अपना जो लेंथ है उसको अपन ने मेजर किया मीटर में, है ना। तो मीटर, मीटर में मेजर करेंगे तो उसका सिंबल क्या होगा अपना, एम। एम, स्मॉल एम, ठीक है। मास का सिंबल, केजी। हाँ, स्मॉल के और जी, है ना। सेकंड से, सेकंड का अपन वैसे जनरली जब अपन लिखते हैं ना तो अपनी आदत होती है सबकी SEC करके छोड़ देते हैं, सेकंड को स्मॉल s नहीं लिखते, है ना। पर कभी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, लाइक आप किसी का भी JEE का दे रहे हो या IIT का एग्जाम अगर फाइट कर रहे हो, तो उसमें ऑब्जेक्टिव यानी 4 ऑप्शन देकर अगर आपसे पूछा जाए सेकंड का सिंबल, तो आप SEC वाला टिक नहीं करोगे, कौन सा टिक करोगे, एस। एस। स्मॉल एस। वो टिक करना है, ठीक है। अपना इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है ए, एम्पियर, है ना, तो कैपिटल A से डिनोट कर दिया। और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर
केल, कैपिटल के। ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन है, मोल। और जब सिंबल के फॉर्म की बात करते हैं अपन इसको, तो MOL करके छोड़ देते हैं, ई नहीं लिखते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपनी कैंडुला और सी। सी CD है। होने को ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें अपन, जैसे केल्विन, मैंने आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जो कि अपने आगे आएगा, मैंने आपको बोला कि केल्विन में लिखो, तो अगर आपने स्मॉल के लिख दिया ना तो वो गलत हो गया बेटा। केल्विन के लिए जब भी लिखेंगे अपन कैपिटल के थ्रू ही कैपिटल के। लिखेंगे। अगर मैंने आपको कोई दिया जिसमें लेंथ का अपने इक्वेशन है, तो उसमें लेंथ में मीटर एम जो होगा वो स्मॉल ही लिखा जाएगा, कैपिटल एम कभी नहीं लिखोगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर अपने बहुत काम आने वाली चीजें, क्योंकि इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देता तो जब अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो अपना गलत हो जाता है, पता नहीं रहता ना। अपन फ्लो में बने रहते हैं, करते जाते ध्यान ही नहीं देता सब। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई अपनी। अब क्या है अपना कि द डेफिनेशन मैम ऑफ। एक सेकेंड, चार्जर कनेक्ट कर लूँ, डिस्चार्ज हो। ओके ओके, कनेक्ट कर लो। मे बी मेरा पेंसिल को एक बार कनेक्ट कर लेती हूँ इसका, ये भी डिस्चार्ज होगी। 1 मिनट। मे बी पेंसिल में भी बैटरी खत्म होने वाला था, आई पेंसिल में। एक सेकेंड बस। हाँ, विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ। ओके। अपन अब क्या देख रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ SI बेस यूनिट आर। अपन को गिवन है एक टेबल, यहाँ पर फिर से अपन को गिवन है, जिसमें अपन को गिवन है SI सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट। इसमें मैं ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाऊंगी, बस ऊपर ऊपर से अपन थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन इसको। इसका साउंड आया। हम्म। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर अभी अभी देखा अपन ने। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम अपन ने यहाँ पर देखा। सिंबल भी अभी अपन देख के आए हैं, है ना। और इतना इतना इसमें अभी डीप नहीं जाना, ये बाद में जब अपने यूज में आएगा तो अपने आप ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो ही जाएगी। इतना ज्यादा जाएंगे तो और खो जाएंगे इसमें, अपना मेन टॉपिक ही छूट जाएगा। यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, है ना, अभी अभी देखा। ये भी देख लिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो ही गया अभी अपना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपन। हम्म। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI यूनिट। SI यूनिट में कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज होते हैं अपने, तो देखेंगे अपन यहाँ पर। देखो, कुछ कुछ वर्ड आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे और कुछ कुछ एकदम नए नए से यहाँ पर फील दे रहे होंगे। तो देखो, आपने सुना हुआ होगा एक तो ये वाला, पेंसिल ले लेती हूँ यहाँ पर। किलो वाला देखा हुआ सा होगा, डेका देखा होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ये आपके जाने पहचाने से हैं। हेक्टो भी इतना यूज में नहीं आता है। गीगा और ये तो फिर अपने उसमें आगे आ जाता है। पर बाकी के अपन क्या देखते हैं, इससे पहले छोटे यानी कि स्मॉलर ऊपर की तरफ चलेंगे और नीचे की तरफ चलेंगे, तो थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा इसमें अपन घुसेंगे नहीं। अब आप देखो, कटेगा क्लास है ना, दोबारा ज्वाइन कर लेना, इसमें नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है ना। क्या था, कहाँ थी मैं, हाँ। ये अपन जानते हैं, डेका को अपन अच्छे से जानते हैं ना, डेका यानी 10। डेका सब जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं, डेका मतलब होता है 10। ठीक है। अपन यानी कि अगर उसको नीचे यानी कि माइनस में अगर जाएंगे तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 उसको डेसी, डेसी वर्ड से डिनोट करते हैं, है ना। डेसी का सिंबल अपन देखें तो डी है, डेका का क्या था, डीए था। सारे स्मॉल लेटर है ऊपर वाले, यानी कि जो माइनस में है वो सारे स्मॉल लेटर में है, और जो प्लस में आते जा रहे हैं वो क्या है अपने के कैपिटल। कैपिटल में है, केवल अपने यानी कि 100 और 1000 वाला है स्मॉल लेटर में। एच यानी 10⁻2 क्या है अपने स्मॉल लेटर में, और 10⁻3
स्मॉल लेटर में है किलो, बाकी के नीचे वाले तो अपने क्या है कैपिटल में, और नीचे वाले कोई यूज भी नहीं आते। पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है, यूज में नहीं आएंगे, है ना। अपन यहाँ से उल्टा चलते हैं, अपन तो यहाँ से चलते हैं, चलो। किलो के हो गया, हेक्टो 100 हो गया, डेका 10 हो गया, डेसी अपना 10⁻⁻1, सेंटी पे जाएंगे तो सेंटी 10⁻⁻2, टू। है ना। मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको में 10⁻⁻12। और ये फिर आगे आगे वाले देख लो, नी, नी करो तो नी भी करो, क्योंकि आज तक जब मैंने एमएससी कर लिया और सारा कर लिया, आज तक यूज नहीं आया, तो तुम्हारे भी कोई यूज नहीं आएगा। यूज का केवल इतना ही है, पर फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं, अपना बुक में दिया हुआ है तो। 10⁻⁻15, फेमटो एफ हो गया, 10⁻⁻18, एटो हो गया, जेप्टो 10⁻⁻21, और ये योक्टो वाला हो गया। देख लेना इसमें, बस ये जो मैंने सर्कल किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक अपना क्या है इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ काम नहीं आएगा। और इन्हीं में आपस में इंटर कन्वर्जन अपन देख लेंगे, अभी आगे अपने आ जाएगा कि अगर अपने डेसी में है तो उसे डेका में कैसे कन्वर्ट करना है, नैनो में है तो माइक्रो में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अपन अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं। अभी तक अपन ने जब सब पुराना पुराना सब कुछ पढ़ा हुआ था, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो बेटा आप मुझे बताओ, आप स्क्रीन की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, और मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मा, मास होता है एक ऑब्जेक्ट का, लाइक वेट तो फोर्स होता है बाय ग्रेविटी जो वो बॉडी से एक्सर्ट होता है। हाँ, और मास होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोला आपने, वेट तो क्या होता है, क्या बोला था, मेरा ध्यान। फोर्स, फोर्स ग्रेविटी से जो एक्सर्ट होता है। अच्छा, और मास। मास, मास होता है अपना, आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, देखो यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है स्क्रीन पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मास यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, यानी कोई भी चीज़ है इस अर्थ पर या यूनिवर्स में, कहीं पर भी चले जाओ आप, तो वो जितना मैटर ऑक्यूपाई है उसके अंदर, जितनी सारी जो चीज़ें उसके अंदर फिल है, अमाउंट मैटर का तो अपने डेफिनेशन कल देखा ही था ना, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या था अपना, मैटर था। तो अब अपन इससे थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, तो मास क्या है, जितना भी अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है कोई भी सब्सटेंस के अंदर। लाइक मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास ये बुक है ना, आपका बुक है, ये केमिस्ट्री वाला बुक है, तो ये मैं अगर यहाँ पर अर्थ के ऊपर भी इसको लेकर चलूंगी तो इसका मास सेम ही होगा, जितना भी मास है इसका केजी में। और मैं इसको मून पर ले जाऊंगी तो भी इसका जितना मास है उतना ही रहेगा। यानी अज्यूम कर लो कि मैंने इसका मास बोला कि 300 ग्राम है, किलोग्राम में तो होगी नहीं, है ना। ऑलमोस्ट 300 ग्राम की मैंने इसको बोल दिया, तो अर्थ पर भी मैं इसको 300 ग्राम ही बोलूंगी। और मैं इसको मून पर ले जाऊं, चाहे कहीं पर भी ले जाऊं, जुपिटर ले जाऊं, कहीं पर भी ले जाऊं, 300 ग्राम की ही रहेगी। पर अगर मैं वेट की बात करूं, तो वेट में आप यहाँ देखोगे, 1 मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गया iPad का। हाँ, वेट में आप क्या देखोगे कि एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे अपन ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स अपन बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने अर्थ का ही नहीं होता, हर एक प्लेनेट का, या हर एक जो भी है, लाइक मून है, सब प्लेनेट और ये सारी जो चीजें हैं, उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। तो अगर अपन अपने अर्थ पे इसका जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास को, यानी कि मास को अगर अपन जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वेट निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू। और मास तो मास ही रहेगा, एम m=m ही रहेगा, कहीं पर भी चले जाओ अपने पूरे यूनिवर्स में। जबकि अगर अपन वेट की बात कर रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो मास से मल्टीप्लाई होगी एक चीज जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, ना एक्सर्ट हो रहा है।
लाइक अपने अर्थ पे जितना एग्जर्ट हो रहा है, तो अपने अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना अपन लिखते हैं, वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की, जब अपन फिजिक्स में भी कैलकुलेशन करते हैं, फोर्स वाला चैप्टर है ना आपके, था मतलब हाँ, 10th में था, अभी तो पता नहीं है कि नहीं। तो उसमें वैल्यू एक लिखते हैं 9 पॉइंट समथिंग, क्या था वो वैल्यू, 9.8। 9.8। अपने अर्थ का इतना ग्रेविटेशनल फोर्स अपन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अपन का आ जाएगा, यहाँ पर वेट आ जाएगा, है ना। और अगर मून पर चले जाएंगे तो ये वाला छोटे बच्चों के भी आता है क्वेश्चन कि मून, अगर अपना वेट यहाँ पर ये समथिंग है तो अगर मून पे जाएंगे तो अपना वेट कितना हो जाएगा। तो अपन वहां पे क्या करते हैं, इंटू 1/6 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटू 1/6 कर देते हैं, मतलब 6 से डिवाइड हो गया एक तरीके से बोला जाए तो। क्यों, क्योंकि अपने मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, 6 टाइम कम हाँ, हो गया ना, इसलिए। तो वहां पर अपना वेट उतना कम हो जाएगा, यानी अपन जितना यहाँ पर वेट रख रहे हैं वहां पर 6 गुना कम वेट रखेंगे, ज्यादा नहीं कम वेट रखेंगे। तो ये वाली बात थी। अच्छा, अपन क्या देख रहे थे कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कितना मैटर प्रेजेंट है वो मास है। लाइक पेंसिल है ये मेरी, तो इसमें जितना भी मैटर घुसा हुआ है, प्रेजेंट है, वो इसका मास है। तो मैंने हवा में रखा हुआ है, अभी इसको रखा नहीं मैंने सरफेस पर, तो इसका मास जितना है उतना ही है। अगर मैं इसको सरफेस पे रखूंगी तभी तो इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सरफेस पर टिकी हुई है, तो वो उसका क्या होगा, वहां पर वेट होगा। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो वो अपना हो गया वेट। और सिंपल सी बात है, ये हम अपन को हमेशा याद रखना, W=m×g। ठीक है। फिर है अपना द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है, मैंने अभी आपको बोला ना, यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ मास वो ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। वेयर इज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में चेंज होने की वजह से अपना वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म। कौन कौन सी टर्म है अपना, यानी मास और वेट को अपन जब भी यूज करें तो ध्यान से, ये नहीं कि वेट की जगह मास पुट कर दिया और मास की जगह वेट का वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। वैसे अपन अर्थ पे हैं तो अपन कुछ जनरली अपन लेके यही चलते हैं कि एम दिया हुआ है तो उसको अपन कोई भी कैलकुलेशन में उसको अपन ने वेट की तरह उसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि अपन अर्थ की ही बात कर रहे होते हैं। पर अगर अपन कोई दूसरे प्लेनेट से या किसी और चीज से उसको रिलेट कर रहे होते हैं तो फिर अपन को वो लेके चलना होता है m×g वाला कॉन्सेप्ट। ओके। अब अपन क्या देखेंगे, द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस, यानी कि एक अपन को यहाँ पर एक बैलेंस का इमेज भी गिवन है ऊपर ये रहा। लेबोरेटरी में आपको प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं स्कूल में, हाँ, प्रैक्टिकल्स होते हैं स्कूल में आपके। हाँ, बट फिर ये सब नहीं करवा रहे। अच्छा ये, अबे बस टाइट्रेशन ये सब करवा रहे हैं। अच्छा टाइट्रेशन करवाते हैं, तो जो भी केमिकल आपको सॉल्यूशन बनाने को बोल, सॉल्यूशन बना बनाया देते हैं कि बनाने को बोलते हैं। इसीलिए सब बना के देते हैं पर्टिकुलर मोलारिटी का, तो हमें स्ट्रेंथ ये सब फाइंड करना होता अच्छा, पर्टिकुलर मोलैरिटी का अगर अपन को कोई सॉलिड केमिकल से, सॉलिड सब्सटेंस से अगर अपन को कोई सॉल्यूशन बनाना, लाइक इतना मोलर इतना नॉर्मल वाला सॉल्यूशन बनाना। ओके। हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे यहाँ पर, एसआई यूनिट ऑफ मास को अपन किलोग्राम में लेकर चलते हैं। अभी अभी अपन ने देखा था मास का एसआई यूनिट किलोग्राम में। ठीक है। ओके। हाउएवर इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम, यानी कि अपन जब लेबोरेटरी में केमिकल्स फॉर्म करते हैं तो किलोग्राम में तो मेजर नहीं करेंगे ना कि 1 किलोग्राम अपन ने डिसॉल्व कर दिया, यानी एकदम स्मॉल क्वांटिटी में लेकर चलते हैं, यानी ग्राम्स में लेकर चलते हैं। तो उसको अपन ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पता ही है आपको कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है। इज यूज इन लेबोरेटरी ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन करानी है तो उसमें अपन को कुछ एक ग्राम ही, पॉइंट समथिंग ग्राम ही लेकर चलना होता है और वो काम अपना हो जाता है। तो अपन ने ये बात करी थी मास की और वेट के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन देखेंगे वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम का डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का डेफिनेशन अपन देखेंगे, चाहे अपन लिक्विड की बात करें, चाहे सॉलिड की बात करें, चाहे गैसियस स्टेट की बात करें, सब में वॉल्यूम अपन कंसीडर करते हैं ना। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस कोई भी हो, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में किसी में भी हो, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक। वही। इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब मतलब कि जैसे अगर अपना मीटर में है तो मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर। है ना। इस तरीके से अपन लेंथ का क्यूब वॉल्यूम में लेकर चलते हैं। तो सो इन, हाँ, एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट मीटर क्यूब, आपको पता ही है एसआई क्योंकि लेंथ का यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर है, तो इसीलिए वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होगा, ना कि सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर डेसीमीटर क्यूब होगा या फिर एमएल क्यूब होगा, ऐसा नहीं होगा। कौन सा होगा अपना, मीटर क्यूब होगा, मतलब एमएल में नहीं होगा, लीटर में नहीं होगा, मीटर क्यूब में होगा। बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम इज आर यूज्ड। सो स्मॉलर वॉल्यूम यूज करेंगे तो इसलिए अपन मीटर क्यूब में, यानी कि मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा अमाउंट अपन ने लिया है, तो अपन उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और ये रहा अपने पास फॉर्मूला, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, या फिर अपन 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब बोल दो। तो ये वाला आप नोट करोगे कॉपी में, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके 101% आएंगे और अभी ही आ जाएंगे जब अपन इस चैप्टर को, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर जब चल रहे होंगे, जब अपन नॉर्मेलिटी मोलैलिटी वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें ये आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब देखो इसको बता रखा है, कैसे बता रखा है कि अपने पास एक क्यूब दे दिया है इन्होंने, क्यूब से इसको सारा इन्होंने जस्टिफाई कर रखा है कि एक क्यूब है अपने पास में। यहाँ पर क्यूब में ये गिवन है, देखो यहाँ पर ये 10 बॉक्सेस है यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू इन्होंने बोल दिया 1 डेसीमीटर यानी 1 DM है। और हर एक छोटा छोटा बॉक्स को इन्होंने क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर है। तो वन, क्योंकि 10 छोटा छोटा बॉक्सेस हैं यहाँ पर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल हाँ। 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है एमएल, एमएल यानी कि मिलीलीटर, है ना। तो ये वाला जो हाँ। कन्वर्जन है ये आपको नींद में भी याद होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में डेसीमीटर क्यूब होता है, ये चीज़ है। और जो मैंने आपको वेट वाला बताया W इक्वल टू M × G, ये भी आपको हर समय याद होना चाहिए, कभी भी कोई भी उठ के पूछ ले, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अपन आते हैं, क्या है कि इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई है लेबोरेटरी में, सिलेंडर देखा हुआ है, ब्यूरेट भी देखिए, देखो यहाँ पर इमेज भी गिवन है वैसे तो, ब्यूरेट हाँ। एक्सेट्रा, ये वाला देखा हुआ है, इसको पिपेट बोलते हैं, जिससे अपन फिक्स हाँ। क्या लेते हैं कि कोई पिपेट 10 ml की होती है, कोई 25 ml। हाइड्रेशन में यूज करते। टाइट्रेशन में कौन सी टाइट्रेशन आपने की है लेबोरेटरी में बेटा? हम लोग ने ये ऑक्सैलिक एसिड वाला किया था एक। एक हमने HCl और NaOH वाला किया था। और एक हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला किया था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl NaOH और ऑक्जेलिक एसिड, यानी जितनी भी टाइट्रेशन कराई है आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कराई है, उनका जो हाँ। ऑब्जेक्ट होगा वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही होगा आई थिंक, है ना। और सब। हम्म, और टाइट्रेशन जब अपन करते हैं तो उसमें एसिड और बेस के अलावा एक और केमिकल उसमें डाला जाता है, वो उसको अपन किस नेम से जानते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर। और उसको जब अपन एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हैं तो जनरली
NaOH और HCl वाली जो टाइट्रेशन होती है, ऑक्जेलिक और NaOH वाली टाइट्रेशन जो होती है ना, उसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करते हैं, फिलिस। हाँ। जिससे पिंक कलर यहाँ पर शो, उसमें कॉनिकल फ्लास्क में शो होता है ना, पिंक कलर वाला सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थी। अच्छा, अपन अब यहाँ पे देख लेते हैं जो वॉल्यूम अपन देखते हैं, तो तीन चीजें अपन को सिलेंडर, ब्यूरेट और पीपेट अपनी लेबोरेटरी में देखते हैं और आपको पता है। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर ए नॉन वॉल्यूम एट सॉल्यूशन। अब मैंने आपको, जैसे अपने लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, एक तो मोल फ्रैक्शन है, एक मोलैलिटी और मोलैलिटी वाला है। तो जब मैं अगर आपको बोल दूं, मैं बोल दूं या आपकी स्कूल वाली मैम या सर जो भी हैं वो आपको बोल दे कि 1 m का सॉल्यूशन बनाना है या 1 स्मॉल m का सॉल्यूशन फॉर्म करना है, सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो एक फ्लास्क होता है जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूमेट्री फ्लास्क। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्री फ्लास्क। वो कुछ ऐसा सा विजिबल होता है, वॉल्यूमेट्री फ्लास्क। ये 500 ml का भी होता है, 1 लीटर का भी होता है, 2 लीटर का भी होता है। इतना कैपेसिटी का लेबोरेटरी के अंदर होता ही है। तो जब सॉल्यूशन को फॉर्म किया जाता है तो अपन जो फ्लास्क यूज करते हैं वो होता है अपना वॉल्यूमेट्री फ्लास्क। तो आ वॉल्यूमेट्री फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉन वॉल्यूम यानी कि फिक्स, इसमें क्या है ये, यहाँ पर ऐसा मार्क सा होता है, उसमें ग्लास के अंदर ही थोड़ी सी लाइन सी बनी होती है जिससे पता लगता है कि यहाँ तक फिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। तो ये अपना वॉल्यूम सारे मेजर करने के लिए हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे यहाँ पर, अपन ने देखो, अपन ने अभी तक पढ़ा मास के बारे में, वेट के बारे में, और अपन ने पढ़ा वॉल्यूम के बारे में, है ना। तो अपने इन दोनों जो टर्म है उसको यूज करके एक नई टर्म अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, डिराइव कर लेंगे, विच इज डेंसिटी। डेंसिटी है ना, जिसे अपन कहीं जगह स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे तो स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो छोटा बच्चा लोग होता है वो कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर देता है, 6 7 वाला। पर स्मॉल डी सही है ना। तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी, ये अपन को हमेशा पता होती है, जो मैंने आपसे आज क्लास में शुरुआत में पूछ लिया था। तो डेंसिटी, द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड अबाउट, अपन ने देख ही लिया। तो डी इक्वल्स टू आपको पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो अगर मैं यूनिट निकालने को बोलूं तो क्या यूनिट है डेंसिटी का? मैं नीचे नहीं करूंगी, आप बोलो। केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी अपना हुआ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। और मीटर क्यूब जो है, अगर अपन को इसको भी न्यूमरेटर में ले जाना होता है तो अपन क्या कर देते हैं, माइनस में पावर में इसको लिख देते हैं। तो केजी पर मीटर क्यूब बोल देंगे इसको, पर मीटर हाँ। क्यूब, है ना। पर मीटर क्यूब इस तरीके से बोल देंगे। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, द यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन। अब ऐसा यूनिट अपन को याद होनी चाहिए, पर जो यूज करने के लिए अपन बोलते हैं ना, जिसको अपन लाइक यूज कर पाए है लेबोरेटरी में, तो वो अपन क्या होती है, सारी सीजीएस यूनिट से यूज करते हैं यूज करने को। पर ऐसा यूनिट अपन को पता होनी चाहिए ना। तो सीजीएस यूनिट यानी कि अपनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो ये जो -3 हो गया ना पावर में सेंटीमीटर के, तो ये वर्ड पर वाला वर्ड भूलना नहीं है कभी भी, है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। वेर एज मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम, और वॉल्यूम ये अपना हो ही गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। अब ये अपना डेंसिटी का एक डेफिनेशन यहाँ पर निकल के आया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। तो मैं आपको तीन चीजें बोलती हूँ। देखो, एक होता है अपना वाटर, है ना, एक होता है हनी, और एक अपन लेके चलें वाटर से हल्का क्या होता है, अल्कोहल, है ना। अल्कोहल, वाटर और हनी, है ना। तो ये तीनों चीज लिक्विड ही है, हनी भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, और अल्कोहल भी लिक्विड है। पर ये तीनों आपस में डिफरेंस किस तरीके से रखेंगे, इनकी डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि ऑर्डर लिखो, ऑर्डर लिखो अल्कोहल का, वाटर का और हनी का, डेंसिटी का, तो आप किस फॉर्म में इसको अरेंज करोगे, 1 2 3 कि 3 2 1?
सबसे कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। 1 2 3। 1 2 3। आपने किस बिहाफ पे मुझे बताया कि इनका डेंसिटी इस तरीके से होगा? हाँ बोलो, एक्सप्रेस करो, सही बोल रहे हो बेटा, बोलोगे तभी सीखोगे। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, पर आपको जो पता है वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी सामने वाले टीचर को पता चलेगा कि आपको पता है ना? तो बताओ कि डेंसिटी का आपने ऑर्डर सही बताया, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों डेंसिटी को आपने इस ऑर्डर में क्यों अरेंज किया? रीजन होगा कुछ? मैं तो बताऊंगी सही, मैं तो बताने के लिए बैठी हूँ, पर आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ। डेफिनेशन पे फोकस करो। देखिए मैंने ये जो हाईलाइट किया है पॉइंट, इसको एक बार पढ़ो आप खुद से। क्योंकि आई थिंक हनी, अगर इन तीनों का सेम मास लिया जाए, हनी सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इससे कम वाटर और सबसे कम एल्कोहल। सेम मास लिया जाए तो हनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वाटर उससे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अल्कोहल उससे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, मास सेम ले लिया अपन ने, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा मास इंक्रीज करता जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। प्रपोर्शनल टू एम है ना? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया आपने? वी के, वॉल्यूम के इनवर्स, वॉल्यूम। है ना? तो जितना कम वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास होगा, लाइक मैंने ये 3 बॉक्सेस यहाँ पर बना दिए, इन तीनों बॉक्सेस का वॉल्यूम सेम है, सेम साइज के बनाया, अज्यूम कर लो, थोड़ा सा बनाने में इतना सुंदर नहीं बनाया, पर अज्यूम कर लो तीनों बॉक्सेस क्या है, सेम साइज के हैं। तीनों जो बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किए हैं क्या है, सेम साइज के हैं, है ना? सेम साइज के मैंने लिए, तो यहाँ पर सेम साइज के बॉक्सेस में अगर मैं यहाँ पर पहले अल्कोहल, फिर वाटर और यहाँ पर हनी को फिल करूंगी बॉक्सेस में, तो किसका वेट सबसे ज्यादा होगा? वेट होगा हनी का सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि अपना स्पेस तो उतना ही है, जो पार्टिकल्स है वो एकदम क्या है, क्लोजली पैक्ड है। पार्टिकल्स जो हनी के पार्टिकल्स है वो एकदम पास पास में चिपके हुए हैं, क्लोजली टाइटली पैक है, सॉलिड नहीं है वो, मतलब इतना भी नहीं है कि सॉलिड ही है। और एक चीज, हाँ, जब अपन विंटर सीजन में देखते हैं, जैसे ये पतंजलि टाइप के जो हनी होते हैं वो जम से जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सेमी लिक्विड से हो जाते हैं, है ना? होते हैं ना? क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, अपन जो देखते हैं वो एकदम पास पास में, एकदम क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, डेंस होता है। डेंस मतलब कि पार्टिकल्स एकदम पास पास में अरेंज है, ठीक है? इसलिए अपन क्या बोलेंगे, जो अपना हनी है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में अरेंज है, क्लोज बस पैक्ड है। वॉल्यूम वही है, वो जो बॉटल लिया है या फ्लास्क लिया है मैंने सेम लिया है, पर वाटर में थोड़ा सा डिस्टेंस पर होंगे इसके पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, मतलब हनी में हनी के पार्टिकल लिए जाएंगे, वाटर में वाटर के पार्टिकल्स लेके जाएंगे, और अल्कोहल में और ज्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे। तभी तो आप देखो अल्कोहल में इवेपोरेशन की टेंडेंसी होती है, मतलब अल्कोहल थोड़ा बहुत इवेपोरेशन करता है, यानी वॉलेटाइल लिक्विड है, अपन जो वर्ड यूज करते हैं ना, वॉलेटाइल लिक्विड। अल्कोहल, एसीटोन अपना वॉलेटाइल होता है, एसीटोन जानते हो ना, नेल पेंट रिमूव हाँ, होता मेरे है ना? उसको जब अपन ने खोल के रख दिया तो वो क्या हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। अब क्यों वॉलेटाइल होता है? क्योंकि कल एक वर्ड मैंने आपको बताया था क्लास में, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो अपना होने को तो एसीटोन लिक्विड है, पर उसके जो पार्टिकल्स है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अदर लिक्विड लाइक H2O है या हनी है या इसमें है। तो पार्टिकल्स में फोर्स नहीं है, तो वो पास पास में, इतना ज्यादा पास में भी अरेंज नहीं है, और वो एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं रख रहे, तो वो क्या करते जाएंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे, पूरी एयर में घुस गए। तो वैसे ही अल्कोहल में जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस पर है, यानी कि इतना क्लोजली पैक्ड नहीं है,
वाटर में थोड़ा क्लोजली पैक्ड है और हनी में तो एकदम चिपके हुए से रहते हैं, तभी तो वो स्टिकी होता है। हाथ लगा के देखो तो थोड़ी देर तक, तो हैंड वॉश नहीं करो तो चिपचिपा सा ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स अपनी क्या है, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। Closely. ये वाली बात हुई अपनी डेंसिटी की। लाइक अपन क्या बोलते हैं कि अपन ने एक वुड का ब्लॉक ले लिया, एक वुड का ब्लॉक है और ये अपना एक आयरन ब्लॉक है। तो वुड का ब्लॉक तो अपने पानी के अंदर फ्लोट कर जाएगा, जबकि आयरन ब्लॉक क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। वॉल्यूम सेम ही है, मैंने साइज दोनों का बराबर कट करके लिया है, पर आयरन ब्लॉक किस लिए डूबा, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है। है। यानी उसमें इतने से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास है, नंबर वो जो मैटर पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं। यानी क्या है, एकदम टाइटली या क्लोजली पैक्ड है, इसलिए वो क्या हाँ, कर सिंक कर गया। जबकि अपना वुड भी सॉलिड होता है, सॉलिड ही होता है वुड, पर फिर भी हाँ, वो फ्लोट कर जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो वो इजीली फ्लोट कर जाता है। ये वाली बात है ना। इफ डेंसिटी इज मोर, इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। सिंपल सी बात है। चलो, तो ये अपन ने जो चीजें अभी तक देखी, आई थिंक मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब अपन न्यू टर्म पे आते हैं, अपना क्या है, टेम्परेचर। temperature. टेम्परेचर जानते ही हैं, टेम्परेचर तो आप अभी दिल्ली में हो तो फील कर ही रहे होंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर है ना, जो अपना देयर आर थ्री कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। कौन कौन से स्केल है? डिग्री सेंटीग्रेड, Cell. डिग्री सेल्सियस बोल दो, डिग्री सेंटीग्रेड मेरी आदत सेंटीग्रेड बोलने की हो रही, क्योंकि जनरली दोनों एक ही चीज़ है वैसे तो। डिग्री सेल्सियस बोलो या डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, जिसको अपन इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और एक होता है हमारा एसआई यूनिट वाला, क्या होता है, Kelvin. केल्विन। ओके। हम्म। और केल्विन को कैपिटल कैसे डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट है। द थर्मामीटर बेस्ड ऑन दी स्केल, अपन को यहाँ पर गिवन है केल्विन, और ये सारे थर्मामीटर के लिए देखो, ये केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए स्केल गिवन है। देखो, जब 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, तब ये स्केल, ये जो अपना जो जनरली अपन यूज़ करते हैं, बीच वाला यूज़ करते हैं ना, सेल्सियस वाला। और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तीनों स्केल में बता रखा है, रूम टेम्परेचर तीनों स्केल में, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सब में बता रखा है। तो अब ये ऐसे कैसे बता रखा है, यानी इसलिए बता रखा है क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, स्केल्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब अगर अपन को कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में गिवन है तो उसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिग्री सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और केल्विन में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूजफुल है अपना ये वाला, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये बस पता होना चाहिए कि क्या है, लर्न होना चाहिए। पर ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी को पता होना चाहिए कि बस जितना भी वैल्यू गिवन है उसमें 273.15, और रफली लेकर चलते हैं तो 273 ही लेकर चलते हैं, 0.5 होना चाहिए यार, 1.5 सॉरी, पता होना चाहिए। पर कैलकुलेशन में इतने से भी काम हो जाता है। अच्छा, तो क्या था यहाँ पर कि द थर्मामीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। सेल्सियस स्केल में अपन ने क्या देखा, 0 से 100 डिग्री देख लिया। वेयर दीज टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जो अपना वाटर है वो 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, फ्रीज अप हो जाता है, और 100 डिग्री पर बॉइल। Ball. ठीक है ना। तो अगर अपन इसको फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो 32 से 212 डिग्री हो गया, क्योंकि अपन यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अपने पास है, ये सही है ना। ये पता होना चाहिए, ये मैं इसको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, पर ज़्यादा यूज में ये आता है, केल्विन वाला। ठीक है ना। तो द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशन। यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 कर दो, तो अपना आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। और केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये हो गया अपना। आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा जोर देने की या सिखाने की कोई बात है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। ठीक है। अपन क्या देखेंगे, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आप देखोगे आर पॉसिबल इन केल्विन स्केल। नेगेटिव वैल्यू अपन केल्विन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सेल्सियस स्केल में देख सकते हैं।
नेगेटिव वैल्यू सेल्सियस स्केल में जा सकती है, पर केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू अपन नहीं देख सकते। कैसे, क्यों? देखो, अगर मैंने आपको बोला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो उसको आप केल्विन में चेंज करो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, उसमें जस्ट 273 +73.1। ऐड कर दोगे। और मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप इसको केल्विन में चेंज करोगे, यानी कि इसमें 273 ऐड किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, 273 से -15 हो जाएगा। तो यही चीज अपन को गिवन है कि इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कम से कम 273.15 तो केल्विन स्केल में लेना ही होगा, तो उससे नीचे नहीं जा सकते। पर अपना सेल्सियस स्केल में तो अपन माइनस में देखते ही हैं टेम्परेचर, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। फ्रिज में देखते हैं ना, फ्रिज में भी माइनस में होता है अपना रेफ्रिजरेटर में, और जब फ्रीजर वाले सेक्शन में देखते हैं तो -18 -5 और इस तरीके से चलता रहता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत अभी तक ऊपर जो भी चीज़ें अपन ने देखी उसमें कोई डाउट हो तो बोलो, क्योंकि अब अपना थोड़ा सा अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि रिलेट नहीं करता ऊपर वाली चीज़ों से। वो एक फिजिक्स बोल दो या मैथमेटिक्स का पोर्शन है छोटा सा, जिसको मैं भी यहाँ पर आपको कराऊंगी। डेंसिटी में, वॉल्यूम में, मास में, वेट में, इन सब चीज़ों में कोई डाउट नहीं? पक्का? आगे बढ़ूं? अब देखो आप यहाँ पे, अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टिनिटी कैसे? जैसे अगर आप अपन अभी लेबोरेटरी की बात कर रहे थे कि कोई चीज़ को अपन लेबोरेटरी में मेजर करते हैं, उसका वैल्यू अलग होता है, और किसी चीज़ को अपन थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू अलग आता है, यानी अनसर्टेन होता है। तो क्या गिवन है? मेनी a time in study of chemistry one has to deal with experimental data as well as theoretical calculation। अपन को कोई कई चीज़ें एक्सपेरिमेंटल डेटा के फॉर्म में भी दी होती है और अपन को थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके भी, यानी कि जो अपने फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन होती है उससे करते हैं ना। तो देयर आर मीनिंगफुल वे टू हैंडल द नंबर कन्वीनियंटली एंड present the data realistically with certain to extent possible these ideas are discussed below। तो चलो कुछ नहीं है यहाँ पर, अपन क्या है यहाँ पर एक टॉपिक अपन को गिवन है साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि अपन ने क्या देखा कि अपने जो थ्योरेटिकली अपन जो चीज़ वैल्यू मेजर करते हैं उसका एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, फ्रैक्शंस में उसका थोड़ा वैल्यू थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अपने केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में भी बोल दो, मैथ्स में भी बोल दो, उसमें यूज होता है। देखो हम्म क्या गिवन है कि कोई अपन को कोई भी नंबर है या कोई भी मास है, अपने एटम का मास ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि एटम तो अपन को विजिबल ही नहीं होता। अपन क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इन सब के एटम को नहीं विजिबल होता ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में हुआ। तो अपन को, जैसे मैंने यहाँ पर अपन को एग्जाम्पल के फॉर्म में ही मैं आपको समझा देती हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। The study of atoms and molecules which have extremely low masses and are present in extremely large number. A chemist has to deal with numbers are as large। देखो कितना लंबा नंबर है, ये तो मेरे से पढ़ा भी नहीं जाएगा, इतना लंबा नंबर है, ठीक है। For the molecule of 2 gram of hydrogen gas or small as this mass, यानी अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन की भी बात कर रहे हैं तो उसका मास इतना सा है, कितना, 0.0, यानी कितने जीरो है उसके बाद 166 करके। तो ये सारी चीजें बोलना और लिखना कन्वीनियंट नहीं होता हमारे लिए, ना तो वर्बली, ना अपन लिखेंगे रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे तो भी अपन नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का अपन को क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपना ये साइंटिफिक नोटेशन चीज़ को अपन यूज़ करते हैं। जैसे अपन को देखो और चीज़ भी गिवन है, सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट सच एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्जेस
ऑन पार्टिकल एक्सेट्रा। इसमें भी इतना बड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड यानी इतना बड़ा बड़ा नंबर अपन को पता होता है। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना ना तो अपने बस की बात है और बहुत फनी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाएगी। तो इन सबको हैंडल करने के लिए अपन ने एक तरकीब निकाली। वो क्या है? दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर, एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में उसको निकाल लेते हैं। अब ये जो पावर है ये टेंस टू पावर समथिंग एन करके है। ये कभी माइनस में होती है तो कभी प्लस में होती है। अब वो क्यों होती है, कब माइनस में होती है और कब प्लस में होती है, उसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। और कभी कोई चीज़ मल्टीपल में है तो उसको किस तरीके से अपन पावर्स को लेना है, या ऊपर नीचे अगर वो डिवीजन में है तो पावर्स कैसे लेना है, प्लस माइनस के फॉर्म में है तो पावर्स कैसे लेना है, वो ही चीज़ इस वाले टॉपिक के अंदर अपन को गिवन है। एन तो अपना क्या हो गया, स्मॉल एन हो गया एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, और एन अपना क्या हो गया, जो नंबर है मेन डिजिट वो हो गया कैपिटल, ये वाला जो कैपिटल एन है वो मेन डिजिट हो गया, और पावर में जो एन जा रहा है वो उसका एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है। हाँ, तो अपन क्या देखेंगे, विच वेरीज फ्रॉम 1.00 एंड 9.999 तक, मतलब चलता चला जाएगा, यानी 1.000 समथिंग 9.999 समथिंग। तो अब देखो यहाँ पर एक डिजिट है अपने पास में 2.32.508। अगर इसको मेरे को एक्सपोनेंट में चेंज करना है, मैं क्या करूँ कि 2 पॉइंट समथिंग करके कुछ मेरे को यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड में। दो। मतलब 2 डिजिट आगे जा रहे हैं अपन, किधर, राइट हैंड साइड में। आपका जो राइट हैंड है उधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। खुद का राइट हैंड देखना, मेरा देखोगे तो शायद उल्टा दिख रहा होगा आई थिंक। लेफ्ट हैंड। हम्म, आप लेफ्ट। मैं तो लेफ्ट हैंड। हाँ नहीं, मेरा लेफ्ट हैंड से 2.3। हाँ, अपनी बुक में देखोगे ना तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अपन चलते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं ना, जब मूवमेंट नॉर्मल मूवमेंट करते हैं तो आगे, यानी कि पॉइंट से अपन कहाँ चल रहे हैं, आगे। एरो कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। कहाँ पे मूव कर रहा है, फ्रंट साइड में मूव कर रहा है। जब आगे मूव कर रहा है तो अपनी पावर प्लस में होती है, यानी जितना डिजिट आगे सर के अपना पॉइंट को अपन ने जितना डिजिट आगे किया तो पावर उतना ही प्लस में चला गया। यानी कि कहने का मतलब मेरा इतना सा है, मैं आपको ब्लैंक पेज पे बताती हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर लिया 5282.96। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा नंबर 5.28296 हो। तो यहाँ पर मैं 10 के एक्सपोनेंट में कितना नंबर लगाऊंगी, एक बार आप बताओ। 3। 3 लगाऊंगी, बिकॉज अपना ये जो पॉइंट है वो 3 डिजिट राइट हैंड साइड में यानी आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। एरो कहाँ जा रहा है अपना, आगे जा रहा है। जैसे अपन नॉर्मली चलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो आगे जा रहा है। ऐसे देखोगे तो ये तो अपने केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे देखोगे तो ये बैकवर्ड वाला एरो हो गया। जब केमिकल रिएक्शन में तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो ये फॉरवर्ड वाला एरो होता है और वापस इसको ये वाला एरो अपना बैकवर्ड वाला होता है ना, केमिकल रिएक्शन के उसके फॉर्म में। पर अगर अपन नॉर्मल इंसान के चलने वाली बात करें, यानी ह्यूमन बीइंग या अपने व्हीकल्स या जो भी है, तो अपन आगे यानी राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करते हैं तो पावर अपने प्लस वाले एक्सपोनेंट में जाती है, समझे। और अगर अपन क्या करें, देखो मैं नेक्स्ट नंबर लेके बताती हूँ। जैसे 9823, यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 982.3 में। तो मैं यहाँ पर 10 के एक्सपोनेंट में कितना लिखूंगी, -2। -2, क्योंकि मैं 2 डिजिट के बाद में पॉइंट को शिफ्ट कर रही हूँ। और कहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, पीछे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो अपनी पावर क्या होती है, माइनस में आती है। तो यही चीज इन्होंने इतना सब कुछ बड़ा बड़ा सारा लिख के समझा रखा है, तो इसको पढ़ेंगे नहीं अपन। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब
आगे चलते हैं अपन। अब मल्टीप्लिकेशन अब जब और डिवीजन जब करते हैं तो पावर्स का क्या होता है वो अपन को यहाँ पर देखना है। जब अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो अपनी पावर किधर और कैसे क्या शिफ्ट होगी वो चीज़ अपन देखेंगे। तो देखो मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं ना तो डिजिट तो एज इट इज मल्टीप्लाई होगी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। पर जो अपनी ये पावर्स होती है ना, 10⁵, 10⁸, ये आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड हो जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप की पॉइंट बनाकर लिखना और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड ओके करना, क्योंकि ये अभी तो आपको पता है और आई थिंक मुझे पता है कि आपको पता भी होगा, पर जब अपन को यूज करना होता है ना तब दिमाग से स्किप हो जाता है, इधर उधर फिसल जाता है और अपन उल्टा सीधा करके आते हैं कैलकुलेशन जब अपन एग्जाम में करते हैं ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब जब पावर माइनस में है तो कोई बात नहीं, माइनस में होने दो, करना तो अपन को ऐड ही है। और आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस ऐड करोगे तो -8। और यहाँ पर फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपन सिंगल डिजिट वाला वो ले लें तो 2 पॉइंट यानी और अपन और थोड़ा आगे सरक गए तो 10⁻⁷ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और जब अपना डिवीजन जब अपन कर रहे होते हैं तब अपना क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। डिवीजन जब कर रहे होते हैं तो पावर्स जो अपनी होती है ना, पावर्स में आपस में क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है, माइनस हो जाती है। और बाकी की ये जो कैलकुलेशन है वो तो नॉर्मल जैसा अपन करते हैं वैसी ही होगी, जैसे 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, और अपन अपनी ये जो 10 की पावर है उसको माइनस कर देंगे डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। अब अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली जगह पर आते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तब पावर्स का क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा उसमें। तो अपनी जो पावर्स है वो एज इट इज बाहर आ जाएगी अपने ब्रैकेट के बाहर। जैसे यहाँ पर पहले तो अपन को ऐसे दे दिया, देखो 6.65 इंटू 10⁻⁴, 8.95 इंटू 10⁻3। तो पहले अपन ने दोनों की पावर ऐसा कुछ करें अपन कि दोनों की पावर सेम हो जाए। जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन अपन कर रहे हैं ना तो अपन को क्या करना है, ऐसा कुछ करना है जिससे दोनों की पावर सेम हो जाए। ऐसा कुछ में तो ऐसा कोई बड़ी चीज तो अपन को करनी नहीं है, केवल एक पॉइंट आगे खिसका देंगे तो यहाँ पर 0.8 समथिंग और पावर 10⁻⁴ हो गई, कोई बड़ी चीज है ही नहीं, सिंपल सी चीज है। तो जब पावर सेम हो जाएगी तो पावर को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया अपन ने, और बाकी को ऐड करना है, ऐड कर दिया। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो दोनों तरफ की पावर अपन को सेम लेनी होती है। ऐसा नहीं कि एक तो 10⁻² है और एक 10⁻5 है या 4 है, कुछ भी हो। तो पहले दोनों तरफ अपन को सेम कर लो, फिर नॉर्मल एडिशन कर दो और उसको कॉमन कर लो। और सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही है, पावर सेम कर लो और कॉमन ले लो बाहर और नॉर्मल सब्सट्रैक्शन कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ओके, ये वाली बात हो गई अपनी। अब अपना है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर वैसे तो इजी है पर बहुत पौच पौच गुजर है इसमें। पॉइंट ये होगा तो ये सिग्निफिकेंट होता है और ये होता है तो वो होता है। तो ये वाला कल कर लेते हैं, अभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब सिग्निफिकेंट फिगर में 0.2 लेंगे तो 2 पॉइंट ये वाला सिग्निफिकेंट होगा। और ये एक टेबल में छोटा सा इसको शॉर्ट नोट में बनाकर स्लाइड में रिप्रेजेंट कर दूंगी ताकि फटाफट से खत्म हो जाए, नहीं तो इतना बड़ा रीड करके समझाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। टाइम तो लगेगा जो लगेगा पर समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको नेक्स्ट क्लास आई थिंक कब है, मंडे को, सैटरडे संडे आपको अभी तक जितना भी कराया उसको रिवाइज कर लो। और जितना कराया उससे रिलेटेड आप अपने जो एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज गिवन है ना हाँ। चैप्टर 1 की, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ कहाँ तक के हैं। हाँ, इससे काफी कुछ आपके यहाँ पर हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो इसमें से जितना भी कराया वो सारे क्वेश्चंस आप करके देखिएगा।
नहीं होगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, मंडे को वो भी क्लियर कर दूंगी आपका इतने वाले पोर्शन में से। और फिर आगे का जो पोर्शन है अपना वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास अपन यहीं पर रखते हैं। और ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको? और कोई डाउट हो तो आप हाथों हाथ भी पूछ सकते हो, और क्लास नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, या वापस जब आप चैप्टर दोबारा उसको करोगे तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, और मैंने कुछ एक आपको छोटे मोटा होमवर्क या छोटा मोटा चीज़ें लिखने को बोला, लाइक ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में किस तरीके से अपन ऐड करेंगे, इनको की पॉइंट्स में लिखना है, इतना बड़ा बड़ा लिखने का कोई नीड नहीं है। की पॉइंट्स में लिख लो। जब अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, उसमें एक एग्जांपल देके। और जब सब डिवीजन करेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये। डेंसिटी का फॉर्मूला विथ यूनिट होना चाहिए यार, टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों यूनिट के फॉर्मूले आप एक पेज में एक कॉपी बना लो जिसमें शॉर्ट फॉर्म में, ताकि एक बार खोलो फट से रिवीजन हो जाए, उसमें ज़्यादा अपन को दिमाग ही नहीं लगाना पड़े। ये वाली चीज़ है, इसको तो मत करना, इसका तो याद करने की ज़रूरत नहीं, बस रीड कर लेना। ठीक है, और ये पता होना चाहिए 100